हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। ओके, तो ये होता है किसके लिए? ये होता है फॉर बेनिफिट बेनिफिशरीज। जो बेनिफिशरीज होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अगर उसको बेनिफिट मिलना चाहिए तो उसके हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंसस है। ठीक, सेंसस में क्या होता है? काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, ये हम कल देख चुके थे। ओके, एंड सोशियो इकोनॉमिक है। जब सोशियो इकोनॉमिक की बात आती है तो व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति हो, चाहे आप हैं हम हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर हम सब लोग को छूट बोलने की आदत होती है यार। कि तुम्हारी सैलरी है 1.5 लाख, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो उसको क्या होता होगा? कहाँ भैया, केवल 20,000 है। ये भी दिक्कत है। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था? कुछ नहीं। सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस 2011 में हुआ। 3 कैटेगरी निकली इसको। फर्स्ट वन, ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा कोई बंदा अगर पुअर है तो। ठीक। सेकंड, ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक। एंड थर्ड, डिप्राइव्ड। ओके, ये 3 कैटेगरीज है। अब इंक्लूड कौन लोग होंगे? वो लोग जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो लोग इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। ठीक। एंड ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कौन होगा? इनको मतलब देखिए, नॉर्मली इनको शामिल नहीं किया जाएगा कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होगी उसके तहत। इसमें और भी अदर फैक्टर्स हैं जो एक्सक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डिप्राइव्ड के लिए हमारे पास 7 क्राइटेरियाज है। ठीक। और इसके बेसिस पर हम किसी भी व्यक्ति को स्कीम का पार्ट बना सकते हैं, मेड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ठीक। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक इंक्लूजन की या फिर इंक्लूडेड की। ऑटोमेटिक इंक्लूडेड, ठीक है ना? अब इसके ना 5 पैरामीटर है। पैरामीटर जैसे कि इसके 7 क्राइटेरिया थे, इन दोनों के पैरामीटर्स हैं कि किसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को इंक्लूड करेंगे एंड किस बेसिस पर हम किसी व्यक्ति को एक्सक्लूड करेंगे या फिर निकालेंगे, इसमें शामिल करना है। तो इसके 5 पैरामीटर है, 5 पैरामीटर्स। ठीक। फर्स्ट, कोई व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई व्यक्ति जो, सॉरी, डोनेशन या फिर भीख, या इसी को इंग्लिश में एक अच्छा टर्म है जिसे बोलते हैं आल्म्स, इसके आधार पर रह रहा हो। सी, मैनुअल स्कैवेंजर फैमिली हो। ठीक। तो ये राइटिंग हो सकता है गंदा हो, लेकिन आप प्लीज अगर नोट करना चाहें तो आवाज एकदम साफ है, आप प्लीज नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड डी, पीटीजे। ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। एंड डी, कोई बॉन्डेड लेबर, जिसे हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूर, लेकिन ये लीगली रिलीज होना चाहिए। लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर। ये थे ऑटोमेटिक इंक्लूजन के 5। ये थे ऑटोमेटिक इंक्लूजन के 5 पैरामीटर्स। अब देखिए,
एक्सक्लूजन के लिए ना यार, गवर्नमेंट ने 14 पैरामीटर्स दिए। कितने? 14 पैरामीटर्स। वो जस्ट अ मिनट, आप रुकिए, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यस, ये दिखा दे रहा है, टोटल एक्सक्लूड, किसी व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसमें 14 पैरामीटर है। फर्स्ट है, उसके घर पे 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन हो, 3 से 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, केसीसी हो जिसकी लिमिट 50,000 तक हो, कोई न कोई एक आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक ऐसा घर जो नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के साथ है उसमें शामिल हो या फिर उससे संबंध रखता हो, एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, कोई व्यक्ति घर का जो 10,000 रुपये मंथली कमाता हो, इनकम टैक्स देते हो, प्रोफेशन टैक्स, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो ये सारे क्या प्रोफेशंस हैं, तो इन पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है प्रोफेशनल टैक्स। 3 और उससे ज़्यादा कमरे हो जिसमें पक्की दीवार और छत हो, रेफ्रिजरेटर हो यार, लैंडलाइन फोन हो, 2.5 एकड़ से ज़्यादा की भूमि हो, इरिगेटेड लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेटेड लैंड विद 1 इरिगेशन इक्विपमेंट, 5 एकड़ ओनिंग एटलीस्ट 7.5 एकड़ ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ इसमें है। ठीक, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंक्लूजन के लिए, इंक्लूजन के 5 पैरामीटर हम लोग पहले देख चुके हैं कि हाउस होल्ड जो जिसके पास शेल्टर नहीं है, मतलब रहने के लिए कोई घर नहीं है, डेस्टिट्यूट, लिविंग ऑन आर्म्स जो डोनेशन पर रह रहा हो, मैनुअल स्कैवेंजर फैमिली हो, ट्राइबल ग्रुप्स, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर, ये किसके, ये है इंक्लूजन के, इंक्लूडेड के, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे के पैरामीटर, जस्ट अ मिनट। के हम्म अब डिप्राइव्ड के 7 क्राइटेरियाज हैं। वो कुछ कुछ ऐसे हैं कि हाउस होल्ड विद 1 और लेस रूम, कच्ची दीवार है एंड कच्ची रूफ हो तो उसको डिप्राइव्ड माना जाएगा। कोई भी एडल्ट मेंबर हाउस होल्ड में नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच में हो। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हो जिसमें कोई भी एडल्ट मेल नहीं हो। हाउस होल्ड विद डिफरेंटली एबल्ड मेंबर with no other able bodies adult member, landless household deriving a major part, household with no literate adult above, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इससे हो। आपने देखा, अब भाई इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने रेफ्रिजरेटर तक की बात कर दी है, रेफ्रिजरेटर तक की इक्विपमेंट की बात करी है। कौन सी इक्विपमेंट? जो फार्म में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ऐसी चीजें अगर कोई सेंसस वाला आपके घर पर जाएगा, दिख ही जाएंगी ना वो चीजें। तो किसी भी व्यक्ति को इनके बेसिस पे इंक्लूड करना या फिर एक्सक्लूड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ये कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है जिसमें हमने 3 चीज देखी हैं। अभी 2011 का हुआ था, अब जब पॉपुलेशन सेंसस होगा उसके साथ फिर से होगा, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक डिप्राइव्ड की है जो हमने देखे 7 क्राइटेरियाज, ऑटोमेटिक इंक्लूजन थे जिसमें 14 पैरामीटर्स थे, एंड एक ऑटोमेटिक इंक्लूजन है जिसके 5 पैरामीटर्स हैं। ठीक, इनको याद कर सकते हैं, करना चाहे तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है कि अब जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस का जो रिजल्ट आता है, ठीक, ये हर गांव में जाके सेंसस होता है, ये सबको पता होना चाहिए। जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब जब आप किसी चीज को पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले कर देंगे
तो कोई ना कोई गांव में तो ऐसे लोग होते ही है ना जिनको थोड़ी बहुत जलन रहती है यार, कि यार ये आदमी इकोनॉमिकली वीकर तो नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर नहीं होगा तो वो जाके क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, या फिर जिस व्यक्ति ने सेंसस किया है उससे जाके बातचीत करेगा कि आपने सेंसस गलत किया है। तो इस पब्लिक प्लेस पे रिजल्ट लगाने से फायदा क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी वो काफी हद तक बढ़ जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमी रिजल्ट यूज्ड एज पब्लिक प्लेस। ठीक है। अब एक और चीज जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसको कंडक्ट कराता कौन है। इसका लास्ट जो कंडक्ट हुआ था ये हुआ था 2011 में, ऊपर देख चुके हैं, बट कराता कौन है। तो ये गांव के लिए अलग होता है, रूरल, अर्बन एंड कास्ट कंपोनेंट इसका अलग होता है। ठीक। तो रूरल के लिए कराती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट, एंड अर्बन के लिए कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, एंड कास्ट कंपोनेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये क्या करेगी, ये किसके द्वारा किया जाएगा, कास्ट कंपोनेंट ये किया जाएगा रजिस्ट्रार बाय रजिस्ट्रार जनरल। ओके। एंड सेंसस कमीशन। ये कंप्लीट टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक का, सेंसस का, केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग किसको कराता होगा, देखिए इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक केवल बैंक नहीं है यार, आप ये प्लीज ध्यान रखिए। वर्ल्ड बैंक सिंपली एक बैंक नहीं है, ठीक है ना, बल्कि इसके कुछ डेवलपमेंटल गोल्स भी है। ये दो चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट केवल बैंक नहीं है, इसके कुछ डेवलपमेंटल गोल्स भी हैं जो कि पॉवर्टी को लेकर है। देन ये फिर मेजर कैसे करती है, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी को मेजर कैसे करेगी। तो जैसे कि हमारे इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन थी उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए। फिर क्या देख रहे थे, पॉवर्टी लाइन, ये भी पॉवर्टी लाइन देखेगी। बट ये रहेगा डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट, क्योंकि देखो हर देश की जीडीपी सेम नहीं है, हर देश का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो सेम नहीं है। ठीक है ना। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट, या क्या ये सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी यार, ये भी सेम नहीं रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई कर दिया कंट्रीज को थ्री ग्रुप्स में। पहले हाई इनकम कंट्रीज, सेकंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एंड थर्ड लो इनकम कंट्रीज। जिसमें जो मिडिल इनकम कंट्रीज थे उसमें से भी हाई मिडिल इनकम कंट्रीज एंड सेकंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इसमें डिवाइड कर दिया। ये वर्ल्ड बैंक का कैटेगराइजेशन है फॉर द कंट्रीज। ठीक, इसके बेसिस पे इनकी पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई है। ठीक, एंड पॉवर्टी लाइन के लिए कैसे, इन्होंने निकाला जीएनआई पर कैपिटा। इसको हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे जब हम बैंकिंग वाले टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर।
GNI पर कैपिटा। अब इसमें जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उसमें पर पर्सन की जो कैपिटा है वो कितनी है? 13,000 अप्रॉक्स। मिडिल इनकम में हाई की 4,400, लो की 1136 डॉलर टू 4,400। ओके। एंड लो की कितनी है? लो की है 1,100 अप्रॉक्स। ठीक। ये न्यू डेटा सेट है 2022 से 23 वाला, उसके हिसाब से है। अब इंडिया में क्या चलता है पॉवर प्लान बास्केट के लिए? इंडिया में हमने क्या पढ़ा था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाई, किसके बेसिस पे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। ओके। जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये पर 5 पर्सन एंड पर मंथ ये खर्च करेगा तो गरीब नहीं। यही कहा गया था। एग्जैक्टली सेम वर्ल्ड बैंक ने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपनाया, पर पर्सन पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किसका है? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है। एंड फॉर लोअर मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल इनकम कंट्रीज, इनका जो खर्चा आया था वो था $3.65। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार यहाँ $1,100 है एंड यहाँ $3.65 है। देखो, ये चीज निकाली गई है ग्रॉस नेशनल इनकम से, कि आपके देश की कंप्लीट इनकम इतनी है और टोटल जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड मार दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि हर पर्सन इतने पैसे कमा रहा हो यार, इक्वली तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। वो केवल एक अनुमान लगाया कि हाँ इतना हो सकता है। अब ये क्या है? एक ऐसा फिगर है जिसमें अगर आप इससे पैसा कम खर्च करते हैं देन आप कौन है? गरीब है, पुअर है। और ये इसके आधार पर नहीं है, ये आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर है। ध्यान रखिएगा डिफरेंस, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर है। और यह बोल सकते हैं ये हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होती है आगे देखेंगे, टेंशन ना लीजिए, इसको दिखाता है। ठीक। और जो हमारा $1,100 आया था, ये क्या था? ये हमारा हमारा डॉलर एक्सचेंज रेट है, या फिर बोलेंगे तो मार्केट एक्सचेंज रेट है। ये क्या होता है? तो बस आगे बढ़िए और आगे देखते हैं क्या होता है ये। उससे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो फिक्स किया गया था प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए इतना है, हाई के लिए कितना है, हाई इनकम कंट्रीज के लिए, तो उनके लिए कोई फिक्स नहीं है। ठीक। हाई मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए कितना है? ये है $8। एंड लो के लिए वो हम पहले देख चुके हैं कितना है, जो अभी चेंज हुआ है 2025 के अपडेट के हिसाब से, 2025 की जो अपडेट्स हैं उनके हिसाब से कितना है? $4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन परचेजिंग पावर पैरिटी एंड MER, मार्केट एक्सचेंज रेट। देखिए, सबसे पहले हम देखने से पहले जान लें कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भारत के लिए 21 रुपीज फॉर $1 ये डिसाइड करके रखा है परचेजिंग पावर के लिए। ठीक। अब MER पे आते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखिएगा। उससे पहले MER, इट्स अ सिंपली डॉलर एक्सचेंज। ठीक। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 8,600 रुपीज है। ठीक। आपने कहा मुझे इसको डॉलर में चेंज कराना है, तो कुछ नहीं, 8,600 डिवाइड बाई 86, आपको कितने डॉलर मिल जाएंगे? $100। सिंपल। ये क्या है? मार्केट एक्सचेंज रेट। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है?
परचेजिंग पावर पैरिटी ये है कि आप अपने देश में जो खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने अपने देश में कोई खाने की थाली ली 42 रुपीज की, ठीक, तो वही सेम थाली आपको यूएस में कितने डॉलर की मिलेगी, ठीक है ना। सेम थाली की जो प्राइस है वो यूएस में कितने हो गए, जैसे कि हमने आईएमएफ ने क्या बताया था कि 21 रुपीज फॉर $1, तो ये कितने की हो जाएगी, ये होगी $2 की। आया समझ। मतलब कि हम जो बास्केट में खाना खाते हैं, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, उनका प्राइस कंपैरिजन या फिर उनका जो बास्केट है उनका कंपैरिजन किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, कि हमने अपने देश में जो सामान लिया है वही सामान हमें दूसरे देश में जाके कितने रुपए का पड़ेगा। आई बात समझ में। ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक। अब एक टॉपिक है कि भारत को लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंडर रखा गया है, तो इससे कुछ बेनिफिट है या फिर नहीं, सोचिएगा और टाइम मिले तो कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, लिखना ना लिखना, मैं बता देता हूँ जो मेरा काम है। पहला है कि भारत को फाइनेंशियली एड मिल जाती है, सहायता मिल जाती है, ठीक है। ट्रेड एक्सेस मिल जाता है, व्यापार करने में सुगमता होती है, आसानी रहती है। स्वास्थ्य को लेके और विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके सपोर्ट मिल जाता है, ठीक। फोर्थ, तकनीकी और जो नॉलेज है अदर कंट्रीज के पास, उसका ट्रांसफर हो जाता है हमारे देश में। ये सारी सुविधा मिल जाती है हमको एक LMIC कंट्री होने के नाते, ठीक। नेक्स्ट है लो इनकम कंट्रीज, ठीक। ये कौन से देश होंगे, इसमें रखा गया है इनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है या फिर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि आप इतने से कम खर्च करेंगे तो आप गरीब हैं, तो वो है $2.15 से $3 के आसपास, ठीक। इसमें एग्जांपल आ जाएगा साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान। अब देखिए, जो व्यक्ति इससे भी कम खर्च कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मैं अगर दिन के $1.5 रुपए खर्च कर रहा हूं, देन आप मुझे क्या बोलेंगे, गरीब? नहीं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है जिसका नाम है पुअर इन पुअरेस्ट कंट्री। आप समझे इसकी से, पुअर इन पुअरेस्ट कंट्री, इसका मतलब है देखो ये पहले से ही गरीब है यार, ये तो पहले से ही गरीब है ना, और आप इस गरीब देश में आप और ज्यादा गरीब हैं, समझिए। इस देश की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक, वो कितनी है, वो है $2.15। और तुम कितना खर्च कर रहे हो, तुम खर्च कर रहे हो भाई केवल $1.5। तुम कौन हुए, तुम हुए पुअर इन पुअरेस्ट कंट्री, कि तुम गरीब देश में और ज्यादा गरीब हो। और इसी चीज को बोला जाता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी, सॉरी मीनिंग गलत हो गया, हाँ। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, तो ये नहीं बोलना है कि बहुत ज्यादा गरीबी, नहीं, एक स्पेसिफिक चीज है कि हमारे पास पॉवर्टी लाइन दी गई है लो इनकम कंट्रीज के लिए $2.15, बट जिस व्यक्ति की इससे नीचे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, पुअर इन पुअरेस्ट कंट्री, एंड वो क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक। अब बात आती है कि ये फिगर निकाला कैसे गया $2.15 का, तो ये 15 पुअरेस्ट कंट्रीज की PLP का एवरेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 पुअरेस्ट कंट्रीज की क्या है ये
PLB। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है MDG एंड SDG। तो मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। अब इसके बारे में मोस्ट ऑफ पीपल को पता होता है कि क्या है, बट मुझे थोड़ा आशंका है कि आप लोगों को पता होगा, नाम तो खैर सुना होगा, लेकिन कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या बोला गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसका जो प्रस्ताव था वो रखा गया 2000 में। ठीक। 2000 में, सॉरी, मेरे ख्याल से आ गया था ज़्यादा गया। ठीक है। और रखा था इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और कहा था ये हमारे 8 MDG हैं। ठीक है। जिनको प्रिपेयर किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक। वर्ल्ड बैंक ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनको प्रिपेयर किया था, और कहा था भाई देखो ऐसा है, इनको हमें 2015 तक अचीव करना है। क्या करना है? 2015 तक अचीव करना है। ठीक है साहब, देखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? क्या अचीव हुए? नहीं हुए। फिर 2015 से स्टार्ट हुआ एक और बहस, और कहा गया अब क्या, चलो कुछ नहीं नया ले आते हैं। फिर हम लेके आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 गोल्स थे। उसके गोल्स याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बीत गया है, प्लस अब क्वेश्चन आते भी नहीं है वहां से। ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इनका फॉर्मेशन, इनका जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था 2012 शायद, या बोल सकते हैं हम लोग रियो +20। रियो आपको पता होगा 1992 में अर्थ समिट हुआ था। ठीक है। तो 1992 +2 9 तो खैर हाँ सही है। 2012 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, एंड 2015 में इसको सहमति मिल गई थी। ठीक है ना? एंड सहमति कहाँ मिली थी इनको? एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कब? 2015 में। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन 2015। अब बात आती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 17 पार्ट्स हैं। आपको कितने याद है? देखो यार, याद कर लेना सही रहता है। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉवर्टी, वो इसका फर्स्ट ही है, SDG 1। पॉवर्टी, देखो जब पॉवर्टी खत्म होती है तो व्यक्ति क्या करेगा? गरीबी खत्म हो गई तो पेट भर कर वो खाना खाएगा। पॉवर्टी खत्म, भूख लगेगी, खाना खाएगा पेट भर के। अब खाना खा लिया, गरीबी खत्म है, अब किस पर ध्यान देगा वो? अपने स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर ध्यान देगा कि भाई मुझे अपनी तबीयत तो ठीक करनी है। बॉडी वॉडी बनाएंगे आराम से आके, उसकी हेल्थ ठीक है, गरीबी नहीं है, पैसा आ गया। गरीबी नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, हेल्थ सही हो गई अपनी। अब हेल्थ सही हो गई, फिर क्या करेंगे? अब हमारा दिमाग चलना स्टार्ट होता है कि यार क्या करें। फिर हम जाएंगे स्कूल एजुकेशन लेने के लिए। ठीक। अब एजुकेशन में क्या है ना, एजुकेशन में 2-3 बेनिफिट है कि हमको सबका सम्मान करना आ जाता है। जब सम्मान करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मेल है एंड ये फीमेल है। यहाँ से निकलेगी जेंडर इक्वेलिटी। क्या निकलेगी? जेंडर इक्वेलिटी। अब देखो भाई, जब जेंडर इक्वेलिटी आती है तो लोगों की बहुत सारी बनती है फीमेल फ्रेंड्स, और जब फीमेल फ्रेंड्स बनते हैं तो लड़कों में एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो आती है क्लीनिनेस। क्या आती है? क्लीनिनेस। तो लोग क्या करेंगे? साफ पानी पीना स्टार्ट करेंगे लड़के। एंड सैनिटेशन, यार स्वच्छ भी तो रहना है। पॉवर्टी खत्म, हंगर, हेल्थ अच्छी हो गई, एजुकेशन मिला, मेल एंड फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, फीमेल दोस्त होनी है, साफ साफ पानी पीना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, दोस्त है। और सैनिटेशन,
ये कंप्लीट हो गया। अब हम ध्यान देंगे भाई, वाटर सही है यार, सब कुछ ठीक है, थोड़ा पर्यावरण को देख लेना। कब तक फॉसिल फ्यूल्स खत्म करते रहेंगे? फीमेल फ्रेंड थी तो उसने बोला यार देखो, सही नहीं है ना ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म करते रहते हैं, हम एक काम करते हैं ना, हम क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान देते हैं। लड़की कुछ बोले और लड़के ना माने, बहुत कम चांसेस है। तो क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी पर ध्यान दिया। क्लीन एनर्जी पर ध्यान देके क्या करेंगे, चलो बहुत कुछ कर लिया, एजुकेशन मिल गई, क्लीन एनर्जी देख लिया, अब थोड़ा सा काम किया जाए और देश की तरक्की करें। कैसे तरक्की करेंगे, हमने क्लीन एनर्जी को बेचना स्टार्ट कर दिया, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब हम थोड़ा बहुत काम करेंगे कि हमने डिसेंट वर्क कर लिया, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, हमने एनर्जी को बेच दिया। ये आठ हो गए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वर्क हो रही है, अब जब ग्रोथ होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे यार। इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाने के बाद इंडस्ट्री लग गई भाई, हमने साइंटिस्ट बुला लिए, अब क्या करेंगे, इनोवेशन, वो भी तो जरूरी है। चाइना क्या कर रहा है अभी, इनोवेशन तो करता है, ठीक। हाँ सब कुछ हो गया, मेल फीमेल सब कुछ है। 10th पे क्या आएगा भाई, अब सोसाइटी थोड़ा देख ले। सोसाइटी में बहुत सारी चीज है। अब हम यहाँ की जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करेंगे, इनइक्वालिटी को कम करेंगे। और अब सभी लोग, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सब लोग मिलकर क्या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की ओर ध्यान देंगे कि देखो अपना जीवन तो चल गया, अब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन भी अच्छे से चलना चाहिए। तो हमने किस पर ध्यान दिया, सस्टेनेबिलिटी का। जब सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देगा आदमी तो कंज्यूम अच्छे से करेगा एंड प्रोडक्शन और अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन, ठीक। अब ये हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, कंजम्पशन प्रोडक्शन हो गया। अब क्या आ गया, अब थोड़ा बल हमने तो ठीक कर दिया, लेकिन यार ये दूसरे जो देश है ना वो मान नहीं रहे हैं। अब हम क्लाइमेट एक्शन, कि अब जो कोई भी नौटंकी करेगा क्लाइमेट के प्रति, हम उसकी हालत खराब कर देंगे। क्लाइमेट देख लिया, अपनी हालत देख ली, सबकी हालत देख ली है। अब हम देखेंगे पानी के नीचे के जीव जंतुओं की हालत, लाइफ बिलो वाटर, इसको भी तो देखना है। पानी के नीचे देख लिया, अब पानी के ऊपर देख लो, लाइफ बिलो ऑन लैंड। ये सब कुछ हो गया, सब कर लिया, अब चाहिए शांति। अब शांति के बाद हम जाएंगे आराम से, देखो शांति कहाँ मिलेगी, शांति मिलेगी पार्टनर के पास आकर। तो यहाँ पे हो जाएगी पार्टनरशिप। सिंपल है सत्र यार, देखो। ओके, 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये सोसाइटी वाला ये पूरा ही किया ना यार। 10 11, एक सेकेंड थोड़ा सा रखिए। Okay. 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये हमारे हो गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गरीबी खत्म कर दी, भूख खत्म करेंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, एजुकेशन लेंगे, मेल एंड फीमेल को सबको समान नज़र से देखेंगे तो जेंडर इक्वलिटी आएगी। फिर हमारे कोई फीमेल फ्रेंड बनेगी, वो कहेगी थोड़ा साफ सुथरा रह लिया करो यार, सैनिटेशन। फीमेल बोले कि तुम साफ सुथरा रह लिए, एनर्जी साफ नहीं है, सभी धुआं धुआं निकाल रही है। क्लीन एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई तो हमने इसको बेचना स्टार्ट करा, उससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई। ग्रोथ हुई तो हमने चलो इंडस्ट्री लगा लेते हैं और इनोवेट कर दें, इनोवेशन कर लिया। ये सब कुछ हमने अपने स्तर तक कर लिया। अब देखते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो सोसाइटी में इनक्वालिटी थी उसको कम करना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर से उनकी इक्वालिटी कम कर दी। अब सब लोग कह रहे हैं भाई देखो सब कुछ खत्म कर दिया हमने,
अब सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन और प्रोडक्शन सही करेंगे। इसके हमारे पास क्या आ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। यही पूरी साइकिल है एंड ये क्या है हमारे 17 SDG, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई समझ में अच्छे से? ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, आगे वाला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। क्या है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। देखो, इसमें दो डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है कि एक प्योरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड हो, एंड सेकंड क्या है, डेप्रीविएशन को लेकर। ठीक है ना? अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे अपनी सचिन तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक। एंड सेकंड हमारी वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माना कि इन्होंने किया गया 5% वाला फॉर्मूला, इन्होंने कहा पर पर्सन वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है। ठीक। अब डेप्रीविएशन में जो डायमेंशन आती है वो आती है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक। बस